नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर आपके सामने उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका स्वागत कर रहा हूं। जितने भी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करने वाले जो भी मेरे विद्यार्थी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की, बिल्कुल मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को निरंतर चलायमान रखा हूं। तो आज कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 9 में। तो किन किन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपकी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी कारगर हो सकते हैं। तो जुड़िएगा मेरे साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 9 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे देखिएगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? देखिए, समझिए, उत्तर तक पहुंचिए। यदि किसी बच्चे ने गणित सीखने संबंधी कठिनाई है या वो योग्यता नहीं रख रहा है तो इसका संबंध है। वापिस सुनिएगा, यदि किसी बच्चे ने गणित सीखने संबंधी कुछ असमताएं हैं, उसकी योग्यताएं नहीं है, तो गणित संबंधी बात हो रही है साथियों, तो इसका संबंध है। क्या इसका संबंध डिस्ग्राफिया से है? क्या इसका संबंध डिस्कैल्कुलिया से है? क्या इसका संबंध फोबिया से है? या इसका संबंध मिथोमेनिया से है? बिल्कुल साथियों, ये मानसिक रोगों की शब्दावली से आया हुआ सवाल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गणित सीखने संबंध में वो बालक योग्यता नहीं रखता है, तो इसका संबंध किससे होगा? हम शुरुआत करते हैं नीचे से। यदि आप उत्तर डी देते हो तो यह आंसर आपका गलत होगा, डी, क्योंकि मिथोमेनिया का अर्थ होता है झूठ बोलना। मिथोमेनिया का संबंध किससे है? झूठ बोलने की प्रवृत्ति से। झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है? मिथोमेनिया कहलाती है साथियों। यदि आप उत्तर फोबिया देते हो तो यह आंसर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फोबिया जो होता है एक अनचाहा डर होता है। तो फोबिया का संबंध किससे है? फोबिया का जो संबंध है वो है अनचाहा डर। कई बार झूले में बैठने से डरता है, कई लोग ऐसे हैं अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं, कहीं ऐसे हैं साथियों जो पानी से डरते हैं, ऊंचाइयों से डरते हैं। जो अनचाहा डर होता है उसे फोबिया कहते हैं। ये एक तरह से देखा जाए एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति अनचाहा अपने आप को घेरे में ले लेता है। बात यदि मैं करता हूं डिस्कैल्कुलिया, तो यह आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गणित संबंधी त्रुटि को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। गणित संबंधी यदि कोई गलती करता है, गणित संबंधी त्रुटि का संबंध किससे? डिस्कैल्कुलिया से। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? गणित सीखने में वो सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा है? डिस्कैल्कुलिया है। बी आंसर साथियों आपका क्या माना जा रहा है? करेक्ट माना जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं आखिर ए ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ? तो पहला ऑप्शन सही नहीं होने का कारण है डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी त्रुटि होता है। क्या होता है? लेखन संबंधी त्रुटि। तो लिखने में जब त्रुटि होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेखन संबंधी त्रुटि को डिस्ग्राफिया कहा गया। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एक बच्चा सी को डी लिखता है, तो यह लेखन संबंधी त्रुटि का है। इस वजह से ए विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया, और बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, एक नए क्वेश्चन पर जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी कारगर होगा। चलिए हम पेन भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक शब्द आया मारिया मोंटेसरी। क्या आया साथियों? मारिया मोंटेसरी शब्द आया है। मारिया मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया है। यानी कि मोंटेसरी जो है इसने किस अधिगम पर सर्वाधिक बल दिया है? सीखने में किस पर बात कर रहा है? क्या वो संवेगों पर बात कर रहा है, या विद्यालय को घर का विकल्प बनाने के लिए कहता है, या खेलने की प्रक्रिया पर बात करता है, या ज्ञानेंद्रिय पर बात करता है? बिल्कुल हम
मोंटेसरी की जब भी हम बात लेते हैं, ये मारिया मोंटेसरी वही है जिसका ये मानना है कि किसी भी बालक के या शिशु के प्रथम जो शिक्षक है, पहला जो शिक्षक होता है वो उसकी ज्ञानेंद्रिय होती है। तो बिल्कुल आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। डी आंसर तो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सिखाने की बात कहता है, ज्ञानेंद्रियों को महत्व देता है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अधिगम की बात कह रहा है। अब बाकी के विकल्प क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि संवेगों का जो संबंध होता है साथियों, ये आपके देखा जाए तो वाटसन से है। तो वाटसन इस बात को कहता है संवेग को लेकर। यदि विद्यालय को घर का विकल्प माना जाए तो इसके संदर्भ में हडलोक बात कहता है। क्लियर। खेलने की बात आती है तो इसके संबंध में फ्रोबेल बात कहता है, या फिर मैं यह कहूं खेल खेल में सिखाना। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन को शब्द दिया है, खेल खेल में सिखाना क्या, किंडरगार्टन पद्धति का उल्लेख किया। इसके अलावा खेल को लेकर बात कुक ने भी कही थी। किसने कही थी, कुक महोदय ने भी कही थी। तो बिल्कुल यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके साथ में तैयार हो रहे हैं। एक बार वापिस समझिएगा, मारिया मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया था इंद्रियों पर। किस पे दिया साथियों, इंद्रियों पर। इसलिए शिशु की प्रथम शिक्षक उसकी ज्ञानेंद्रिय होती है, आंख, नाक, कान, त्वचा स्पर्श करके जो जिस भी संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है वही उसकी क्या है, शिक्षक है। इस दृष्टि से डी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपोर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अधिगम का आधार है, सीखने का आधार। अधिगम यानी क्या बोला जा रहा है, सीखने का। अधिगम यानी सीखने की बात हो रही है साथियों। यहां पर सीखने का आधार किसे बताया गया है। सीखने का आधार क्या संवेग है। देखो साथियों, सीखने का आधार संवेग नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तेजना से क्या होता है, संवेग ज्यादा विचलित होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। सीखने के आधार में व्यवहार का योगदान नहीं होता। अधिगम का आधार बालक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण किसे माना गया, बालक को। तो शिक्षा से संबंधित पूछा जाता तब क्या आंसर होता, बालक। तो अधिगम का आधार क्या है, बिल्कुल आपके सामने डी ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति हुआ है सोरेनसन। ये परिभाषाओं से तोड़कर सवाल पूछा गया है। सोरेनसन ने एक कथन कहा था कि अधिगम का आधार स्तंभ अभिप्रेरणा होती है। सोरेनसन क्या कहता है, अधिगम का आधार स्तंभ क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। तो यहां से परिभाषा को तोड़कर सवाल पूछा गया कि सीखने का आधार क्या है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया, डी बिल्कुल सही हो गया। बाकी के विकल्प क्या हो गए, गलत हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है मेरे साथियों। देखिएगा, जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो इसे हम क्या कहते हैं या ये क्या कहलाता है। मान लेते हैं कि पहले आपने कोई चीज सीखी और नई सीखने में कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा, नए काम को सीखने में पूर्ण अनुभव का कोई योगदान नहीं हो रहा, तो ये स्थिति क्या कहलाती है। क्या सकारात्मक अंतरण है, क्या ये नकारात्मक अंतरण है, क्या ये क्षैतिज अंतरण है, क्या ये संज्ञात्मक अंतरण है। यदि साथियों आपने स्थानांतरण को सही पढ़ा है तो आप इस उत्तर तक जा सकते हो। कैसे, पहले सीखा हुआ यानी पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करता है। यदि पहले सीखा हुआ पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में सहायक होता तो आंसर क्या होता, सकारात्मक।
या बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा पूर्ण ज्ञान, तो यह आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यदि कहते हैं कि पहले सीखा हुआ नए सीखने में बाधकता उत्पन्न करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है, तब आंसर क्या होता, डी। लेकिन यहां पर यह भी नहीं है। फिर बात आती सेतीज, एक शब्द दिया गया साथियों, सेतीज। बिल्कुल आप राजस्थान के लोग हैं, आकातीज के बारे में जानते हैं, लेकिन सेतीज के बारे में नहीं जानते। सेतीज का अर्थ होता है स्थिति समान हो। पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान लगभग उसी प्रकार की स्थिति में सीखने में सहायक है, तो सेतीज अंतरण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई बालक क्या लिख रहा है, कोई एक बालक क्या शब्द लिख रहा है, कि मान लेते हैं कि बालक कलम शब्द लिखता है, और कलम लिखते लिखते बालक यदि कलश शब्द लिखता है, तो यह क्या कहलाता है, सेतीज अंतरण ही कहलाता है, यानी कि स्थिति समान है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आपका उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, डी विकल्प सही होगा, क्योंकि डी विकल्प क्या कहलाता है, शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। क्यों सही होगा, क्योंकि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में न तो आपकी सहायता कर रहा है, न आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। तो जहां सहायता और कठिनाई दोनों उत्पन्न नहीं करता, वो अंतरण तटस्थ अंतरण कहलाता है, जिसको आप शून्यात्मक अंतरण भी कहते हैं। तो इसका एक नाम क्या है, तटस्थ अंतरण भी है साथियों। तो विकल्प क्यों सही हुआ, ये सारे कारण मैंने आपको दे दिए। तो डी आंसर साथियों क्या हो गया, सही हो गया। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग किसे बताया है। पहला विकल्प, क्या विधि को बताया है, क्या शिक्षक होगा, क्या प्रेरणा होगी, या फिर समायोजन या छात्र होगा। सीखने का सबसे उत्तम राजमार्ग कौन सा होगा। देखिएगा, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग यह आपके अभिप्रेरणा से आया हुआ सवाल है, और अभिप्रेरणा में भी साथियों परिभाषाओं को तोड़कर पूछा हुआ सवाल है। सीखने का सर्वोत्तम जो राजमार्ग है वो कानून नहीं होता है। सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग शिक्षक नहीं होता है। सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग समायोजन या छात्र भी नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग क्या है, अभिप्रेरणा। अब आप सोचिएगा, किस व्यक्ति ने यह कहा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा है, तो यह कहने वाला व्यक्ति जो था वो साथियों स्किनर था, जिसने अभिप्रेरणा को, किसको, अभिप्रेरणा को सीखने का क्या बताया, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है, सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है। तो इस कथन को तोड़कर परिभाषाओं को एक विकल्प देकर सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी उपयोगी होते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग जब भी पूछा जाए, आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा होगा, या परिभाषा भी पूछी जा सकती है, कौन से भी स्किनर महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक के रूप में आप किस नियम को नहीं अपनाओगे। एक टीचर के रूप में आप ऐसा क्या करोगे कि वो नियम आप नहीं अपनाओगे। पहला विकल्प अभ्यास का नियम, दूसरा विकल्प आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा विकल्प तत्परता का नियम, और चौथा विकल्प प्रलोभन का नियम। आप टीचर हो और टीचर होने के नाते आप कौन सा नियम नहीं अपनाओगे। यहां शब्द क्या पूछा रहा, यहां पूछा जा रहा है आप किस नियम को नहीं अपनाओगे। बिल्कुल
क्या पूछा जा रहा है? नहीं अपनाने की बात। टीचर सदैव बच्चों को क्या कहता है? अभ्यास कीजिए। और ये अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का है साथियों। किसका है? ये थॉर्नडाइक महोदय का है, जो कि अभ्यास का नियम प्रमुख नियमों में आता है। अधिगम के थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम में आता है। आंशिक क्रिया का नियम भी, ये भी थॉर्नडाइक का है। ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत करके सिखाना आंशिक क्रिया का नियम है। और तत्परता का नियम भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। इसी तत्परता के नियम में भाटिया का यह कहना था, यदि किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा जीत लेना है। तो देखिएगा, 3 नियम सीखने पर है और टीचर होने की वजह से आप बच्चों को अभ्यास करवाओगे, तो ये विकल्प सही है। आंशिक क्रिया विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाओगे टीचर के रूप में, बिल्कुल पढ़ाएंगे। बालक को सीखने के लिए तत्पर करोगे, बिल्कुल करेंगे। क्या बालक के प्रलोभन की यदि अपन बात करें, क्या शिक्षक को प्रलोभन, यानी कि एक शिक्षक के नाते आप किस नियम को नहीं अपनाओगे? आपको कोई पैसा देता है तो इस नियम को अपनाओगे क्या आप लोग के वशीभूत होकर शिक्षण नहीं कराना पसंद करोगे? तो बिल्कुल यह आंसर क्या हो गया? यह आंसर क्या है? किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन के नियम को हम नहीं अपनाएंगे। ये नहीं अपनाने की बात कही, इस वजह से डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट माना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा, कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ है। क्या शब्द है? एडी और एचडी। एडी एचडी का संबंध है। अब आप सोच रहे हैं ये एडी और एचडी होता क्या है? बिल्कुल ये मानसिक रोगों की शब्दावली से ही क्वेश्चन पूछा गया। क्या एडीएचडी गणितीय गणना होती है? क्या एडीएचडी उच्चारण संबंधी गणना होती है? क्या एडीएचडी अवधान संबंधी गणना होती है या लेखन संबंधी गणना होती है? तो हम ये 4 विकल्प है, इसमें कौन सा विकल्प है जो एडी और एचडी से संबंधित है? एडी को एचडी मान लेना या एचडी को एडी मान लेना, ये किससे संबंधित है? यदि आप गणित की गणना करते हो तो यह आंसर आपका विकल्प क्या है? गलत है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध साथियों डिस्कैलकुलिया से है। यदि आप उच्चारण की बात करें तो यह भी गलत है, इसका संबंध डिसलेक्सिया से है। यदि आप अवधान की बात करते हो तो इसका संबंध एडीएचडी से है, तो यह विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। और लेखन की बात करते हो तो इसका संबंध डिस्ग्राफिया से है। तो आप सोच लिए होंगे आखिर कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि एडीएचडी अवधान संबंधी त्रुटि को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया साथियों। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है या घुटने पर चलता है, इसका उदाहरण किस युक्ति से है? एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई बहन जो है उसकी तरह वो घुटने पर चल रहा है, तो इसका संबंध कौन सी रक्षा युक्ति से है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा। क्या वो प्रतिगमन कहलाता है? क्या उसका ऐसा करना विस्थापन कहलाता है? क्या ऐसा करना कोई संशय कहलाता है? क्या ऐसा करना प्रत्यागमन कहलाता है? तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रत्यागमन विकल्प बिल्कुल गलत है। क्यों? प्रत्यागमन का क्या अर्थ होता है? इस प्रत्यागमन का अर्थ है ठीक विपरीत होने से। ठीक क्या है? विपरीत होने से है। तो जैसे मान लेते हैं किसी के माता पिता इंटेलिजेंट है और बच्चा क्या है? मंद बुद्धि है,
तो माता पिता के ठीक विपरीत संतान का होना प्रत्यागमन कहलाता है। तो यहां पर घुटने की बात चल रही है कि एक 8 साल का बच्चा छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा है, तो इसका संबंध किससे है? तो ये होगा नहीं। यदि संशय की बात करते हो तो यहां पर भ्रांतिमान से संबंधित है, किसी प्रकार का भ्रम से संबंधित है। एक तरह से भ्रम होना हेलुसिनेशन का अर्थ कहलाता है। यह भी होगा नहीं, यह एक मानसिक रोग है, हेलुसिनेशन, भ्रम होना यानी कि भ्रांति हो जाना। तो भ्रांति होना, भ्रम हो जाना, उस कमरे में कोई है, यह आपका क्या भ्रम है, जबकि कोई भी नहीं। रस्सी को सत्य मान लेना भ्रम है। विस्थापन की यदि बात करते हो तो यह विकल्प भी क्या हो गया साथियों, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? विस्थापन में क्या होता है, व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो उससे कमजोर हो। जैसे अपने को समन्वित रखने के लिए शिक्षक के डांटने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना विस्थापन कहलाता है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया गलत। तो आंसर क्या हो गया, प्रतिगमन। जो वर्तमान की स्थिति हमें दुखदायी लगती है तो उसे बचने के लिए, उससे समन्वित होने के लिए हम पहले वाली स्थिति की ओर लौटते हैं। तो प्रतिगमन का अर्थ क्या है, पूर्व की ओर लौटना, पहले वाली स्थिति की ओर लौटना, यह क्या कहलाता, प्रतिगमन। और आप लोग भी इसका बहुत प्रयोग करते हो। कैसे करते हो? आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, जो चैप्टर आपको कठिन लगता है तो आप उस चैप्टर को छोड़कर पिछले वाले चैप्टर पर चले जाते हो। तो यह मनुष्य का एक तरह से क्या है, रक्षा युक्ति, ताकि वो उस समय उनका जो मानस पटल है वो ज्यादा प्रभावित नहीं हो, वो डरे नहीं, तो अपने आप को समन्वित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वापिस सुनिएगा, एक 8 वर्ष का बालक छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है तो वो प्रतिगमन कहलाता है। एक वृद्ध व्यक्ति बच्चे की तरह रोता है तो प्रतिगमन कहलाता है। और एक शादीशुदा महिला घर आकर सलवार कुर्ते पहनती है तो ये प्रतिगमन ही कहलाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे प्रतिगमन का अर्थ क्या है, वापिस पहले वाली स्थिति की ओर लौटना कहलाता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, दिमाग की खिड़कियां खुलाने वाला। एक शब्द आया टीएटी, दूसरा शब्द आया सीएटी और तीसरा शब्द आया एससीटी। 3 शब्द है। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सीएटी बाल संपर्कीय परीक्षण और एसएटी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। 3 परीक्षण आए और ये तीनों परीक्षण व्यक्तित्व से है। तीनों का भारतीयकरण किसने किया है? टीएटी, सीएटी और एसएटी परीक्षणों का भारतीयकरण यानी कि भारत में इसका अनुवादक या भारतीयकरण, ये जो भी पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व मापन के परीक्षण थे, इनको भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन कराने का श्रेय किसे दिया गया? तो आंसर यदि आप सोचते हो निर्मला चौधरी, तो यह विकल्प गलत होगा। यदि आप रवि दत्त की बात करते हो तो यह रवि दंत नहीं है, यह रवि दत्त है साथियों। यह भी विकल्प क्या होगा? गलत होगा। यदि आप शंकर चौधरी की बात करते हो तो यह व्यक्ति ने भी भारतीयकरण नहीं किया है। तो भारतीयकरण कराने का श्रेय किसको दिया गया? उमा चौधरी को दिया गया। कई किताबों में उमा राय चौधरी भी मिलेगा। तो बी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, टीएटी परीक्षण हो गया, सीएटी परीक्षण हो गया और एसएटी परीक्षण हो गया। इन तीनों परीक्षणों का भारतीयकरण कराने का श्रेय दिया गया, तो वो दिया गया उमा चौधरी को दिया गया। बिल्कुल टीएटी परीक्षण जो दिया था मॉर्गन बुर्रे ने, सीएटी परीक्षण जो दिया था लियोपोल्ड बेलोक ने,
और एसएटी परीक्षण भी किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलोग के द्वारा दिया गया। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक फोटो दिखाई दे रहा, इस फोटो में आपको लग रहा है कि सिकवाल जी आपने अपना ही फोटो डाल दिया। बिल्कुल साथियों, ये इसलिए आपसे एक चर्चा का विषय है क्योंकि उदयपुर का जो सिरजी स्टडी सेंटर है, यहां पर ऑफलाइन कक्षाएं निरंतर चलायमान हो गई है, तो उसका समय है बिल्कुल 9 बजे से 2 बजे, 2 बैच चलता है, एक सुबह मॉर्निंग में और एक चलता शाम को 4 बजे। तो बिल्कुल यदि कोई इस विकल्प के माध्यम से यह सूचित होना चाहता है कि वो ऑफलाइन कक्षाएं मेरे से पढ़ना चाहता है, तो सिरजी स्टडी सेंटर पर आ सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, नकारात्मक शिक्षा का संपर्त्य। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पहली बार आप सुनोगे। एक शब्द दिया गया, नकारात्मक शिक्षा के संपर्त्य यानी कॉन्सेप्ट को किसने दिया? क्या वो व्यक्ति रूसो है, या वो व्यक्ति मॉन्टेसरी है, क्या वो व्यक्ति क्रो एंड क्रो है, क्या वो व्यक्ति महात्मा गांधी है जिसने नकारात्मक शिक्षा के संपर्त्य इसकी अवधारणा को दिया? चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर। यदि गांधी की बात करते हो तो इसने नहीं दिया। इस व्यक्ति ने तो बुनियादी शिक्षा के बारे में अथवा हस्त कौशल की शिक्षा के बारे में उल्लेख किया था साथियों। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप सोचते हो करो वे करो, तो यह व्यक्ति भी नहीं। इसने तो 20वीं शताब्दी को, कौन सी शताब्दी को? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी, या फिर मैं यूं कहूं शिशु की शताब्दी कहा है। तो यह विकल्प भी नहीं होगा। यदि आप मॉन्टेसरी की बात करते हो तो यह व्यक्ति संवेदना के आधार पर या फिर ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अधिगम की बात करता है। तो यह विकल्प भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको पता हो गया है, रूसो ने नकारात्मक शिक्षा के बारे में बताया। यह रूसो वही है जिसे तानाशाह का जनक भी कहते हैं। तानाशाह का जनक रूसो है। रूसो ने इस नकारात्मक शिक्षा का उल्लेख अपनी किताब एमाइल में किया है, जिसको एमिला भी कहते हैं। तो रूसो की पुस्तक जो थी वो क्या थी? एमाइल या एमिला थी। और इसे ही नकारात्मक शिक्षा के संपर्त्य को समझाने का श्रेय दिया गया। तो ए विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। चलते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 काफी महत्वपूर्ण है और मार्मिक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? भग्नाशा संबंधी चित्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। हो सकता है ये पहली बार आप सुनने को मिला हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भग्नाशा संबंधी ये जो चित्र है इसका अध्ययन सबसे पहली बार किसने किया? क्या वो डॉक्टर जे उदय है? क्या वो व्यक्ति वुडवर्थ है? क्या वो व्यक्ति सिगमंड फ्राइड है? क्या वो व्यक्ति रोजन विग है? देखिएगा, भग्नाशा एक मानसिक रोग है। भग्नाशा क्या है? भग्नाशा एक मानसिक रोग है। इसे हम कुंठा भी कहते हैं। भग्नाशा क्या? मानसिक रोग है। तो सोचिएगा, इस मानसिक रोग का अध्ययन सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने किया, पहले तो भग्नाशा होती क्या, इस चीज को समझिए। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। यदि आप बार बार कोशिश करते हो और आपकी कोशिश करने के बाद भी आप सफल नहीं होते हो, तब आप निराश हो जाते हो। और आपका निराश होना मनोवैज्ञानिक शब्दावली में भग्नाशा या कुंठा कहलाता है। तो बिल्कुल इस भग्नाशा के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसका अध्ययन किया और डायरेक्ट में उत्तर की ओर लेकर जा रहा हूं, वो व्यक्ति रोजन विग था। डी आंसर क्या है? सही है। तो ये क्यों गलत हुए?
क्योंकि वुडवर्थ ने तो पर्सनालिटी के बारे में बात कही थी साथियों, इसलिए यह विकल्प गलत है। फ्राइड ने मनोविश्लेषण के बारे में बात कही थी, इसलिए यह विकल्प गलत है। और डॉक्टर जे उदय जो था, जिसने यदि देखा जाए यहां पूछा जा रहा बगनासा संबंधी चित्र का अध्ययन सर्वप्रथम, तो यह जो डॉक्टर जे उदय है ये इसलिए गलत है साथियों, इसने भारत में बगनासा के बारे में कार्य किया था। कहां पर? भारत में। तो इस वजह से ये विकल्प क्या है? गलत है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता भारत में बगनासा को लेकर सर्वप्रथम चर्चा करने का श्रेय किसे दिया गया, तो उत्तर आपका क्या होता? डॉक्टर जे उदय होता। बिल्कुल साथियों, ये एनसीईआरटी किताबों पर आधारित उन्हीं में से एक सवाल आपके सामने विकल्प के रूप में आया है, क्योंकि मानक पुस्तकों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त है। अंतः दृष्टि, कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चिम दृष्टि। बिल्कुल आपके सामने तीन दृष्टियां आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कैसे? आप सोचते हो अंत्य दृष्टि, आप खुद के अंदर आप क्या हो इसके बारे में कई बार सोचते हो। कई बार पूर्व दृष्टि, पहले आपने क्या किया उसके बारे में, और कई बार भविष्य के बारे में भी आप दिमाग लगाते हैं। तो इन तीनों का संबंध है। क्या वो व्यक्ति एबिगास है, क्या वो व्यक्ति बोरिक है, क्या वो व्यक्ति स्काउट है, या वो व्यक्ति वुडवर्थ है। यदि हम बात करते हैं ये कथन वुडवर्थ का है तो ये गलत है, क्योंकि वुडवर्थ ने बुद्धि को लेकर कथन कहा था कि कार्य करना, बुद्धि एक तरह से क्या है? कार्य करने की शक्ति है, कार्य की शक्ति का उल्लेख किया है। यदि स्काउट कहते हो तो यह भी गलत है, क्योंकि इसमें अवधान की बात कही, ध्यानपूर्वक बात कही। यहां तीन दृष्टियों के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप बोरिक कहते हो तो यह गलत है साथियों, इसने किसी के बारे में चर्चा ही नहीं की थी। और एबिगास बिल्कुल विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। यह वह व्यक्ति है जिसने तीनों दृष्टियों का उल्लेख किया है, और यह वही शख्सियत है जिसने यह कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। तो ए विकल्प क्या है? सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन शिक्षक भर्ती को लेकर, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। आत्म प्रत्यय की चर्चा सर्वप्रथम किसने कही? बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है साथियों। आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म संप्रत्यय मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट आ रहा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके बारे में चर्चा क्या जलोटा ने नहीं की? क्या नहीं की इसने? क्योंकि यह मानसिक परीक्षण को लेकर बात करता है। तो यह पहला ही विकल्प क्या हो गया? गलत। रोज की यदि बात करते हैं, रास, तो इसने बाल्यावस्था को लेकर बात कही थी, और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल का, मिथ्या परिपक्वता का काल। तो बिल्कुल यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑलपोर्ट जो है व्यक्तित्व को लेकर बात करता है, व्यक्तित्व को लेकर। इसके अलावा ऑलपोर्ट ने आत्म संप्रत्यय के लिए प्रोपियम शब्द भी दिया था, प्रोपियम शब्द दिया था। यानी कि ऑलपोर्ट ने आत्म संप्रत्यय के लिए कौन सा शब्द दिया? आत्म संप्रत्यय के लिए प्रोपियम शब्द दिया था। लेकिन यह क्या पूछा जा रहा है कि आत्म संप्रत्यय की सबसे पहली बार किसने चर्चा की? तो विकल्प आपके सामने आ रहा है, रेन डेस कोर्स। यह पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों के बीच गया और इसकी चर्चा की, इस पर बातचीत की साथियों। तो डी विकल्प क्यों सही है? कारण सहित मैंने आपके सामने ये चीजें रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14।
बहुत ही जबरदस्त है। वित्तीय रोग, बिल्कुल हमने पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन हुए उसमें इस पर चर्चा की थी। वित्तीय रोग का संबंध किससे है साथियों? वित्तीय रोग को यदि देखा जाए, यह है क्या वित्तीय रोग? कैसा रोग वित्तीय कहलाता है? देखिएगा, यदि आप अल्माहज कहते हो तो यह नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध क्या है? क्षणिकता से है। इसका संबंध किससे? क्षणिकता से। यदि आप मिथोमेनिया कहते हो तो यह भी आंसर नहीं होगा, इसका संबंध झूठ से है। झूठ से, झूठ बोलना। यदि आप प्रोजेरिया कहते हो तो साथियों समय से पहले, समय क्या लिखा हूं? समय की बात बता रहा हूं। समय से पहले क्या दिखाई देना? वृद्ध दिखाई देना। समय से पहले बुढ़ापा के लक्षण दिखाई देना, समय से पहले वृद्ध दिखाई देना प्रोजेरिया है। यह साथियों सूर्यमुखी रोग है। तो आप समझ गए होंगे आखिर वित्तीय रोग क्या हो गया। तो वित्तीय रोग जो होगा वो फोबिया है, अनचाहा डर। अनचाहा डर, यह क्या है? वित्तीय रोग कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो शब्दावली पर आपकी पकड़ होगी तो उत्तर तक आप पहुंच पाओगे। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जबरदस्त है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। कैसे? निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं है? ये 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं कहलाता है? क्या पूछ रहा है? विशिष्ट बालकों की श्रेणी नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक है, विकलांग बालक भी साथियों विशिष्ट कहलाते हैं, और मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट कहलाते हैं। तो यहां नहीं है पूछा जा रहा, तो ये तीनों ही विकल्प क्या है? गलत। सीधा सा आंसर क्या है? लंबे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। आधुनिक शिक्षा यानी वर्तमान की शिक्षा में जो मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है वो किस पर आधारित है? क्या वो वर्ग पर आधारित है? नहीं, वर्ग पर नहीं है, क्योंकि वर्ग का जो संबंध होता है वो तो मापन से होता है। यदि आप ये सोचते हो वर्ग को लेकर और, तो ये निष्पत्ति पर आधारित हो सकता। वर्ग का संबंध निष्पत्ति से है। विद्यालय प्रबंधन की यदि बात करते हो तो शिक्षा के अधिकार का संबंध होता है। शिक्षा के अधिकार, तो ये विकल्प भी क्या है? गलत है। यदि धर्म की बारे में बात करते हो तो बाकायदा इसमें समावेशी शिक्षा को लेकर बात हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकते हो, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर। तो ये कौन सी होगी? समावेशी। तो ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत। तो आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किसमें हो रहा है? व्यक्तिक विभिन्नता में हो रहा है, और ये व्यक्तिक विभिन्नता शब्द गार्टन ने दिया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? हर शब्दों पर मैंने आपसे चर्चा की है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो अभिप्रेरणा से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता? क्या वो तत्व आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपक है, या मूल प्रवृत्ति है? बिल्कुल साथियों,
ये 4 तत्वों का उल्लेख है। यह अभिप्रेरणा के चक्रीय रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, अभिप्रेरणा से संबंधित तत्व नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा तत्व नहीं है? आवश्यकता अभिप्रेरणा का तत्व है। चालक, जिसको परनोद भी कहते हैं, यह भी अभिप्रेरणा का तत्व है। उद्दीपक, जिसको स्टिमुलस कहते हैं, यह भी अभिप्रेरणा का तत्व है। या नहीं है, मोल प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मोल प्रवृत्ति जो है, इस मोल प्रवृत्ति के संपर्त्य को देने वाला पहला व्यक्ति तो साथियों विलियम जेम्स था। यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। मोल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया। और मोल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? मोल प्रवृत्ति सिद्धांत जब पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? यह सिद्धांत मैकडूगल सामने दिया। तो समझ गए होंगे। तो डी आंसर क्या होगा? सही होगा। यह अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। बाकी आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, तीनों का योग क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। कहते हैं ना, आवश्यकता दूसरा प्लस चालक और प्लस उद्दीपक बराबर प्रेरक कहलाता है या प्रेरणा कहलाता है। तो देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपको संभवतया प्रश्नोत्तरी में वास्तव में मानक क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से पढ़ना। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया। बड़ा है प्रश्न, बड़ा लग रहा है, लेकिन उत्तर बहुत आसान है। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का क्या किया? प्रयास किया, लेकिन मैं इसे नहीं समझ पाया। परंतु कुछ वर्षों के बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है 4 विकल्प। क्या वो संयोग है, अधिक प्रयास है, या वो परिपक्वता है, या अभ्यास है? वापिस सुनना। मैंने किसी बच्चे को एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। काफी समय बीत गया। संभवतः मैंने 5-6 महीने बाद फिर उसी बच्चे को उसी कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया। हो सकता 5 महीने 6 महीने बाद या साल भर बाद, लेकिन इस बार उस बच्चे के अवधारणा समझ में आ गई। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका संबंध किससे है? ऐसा क्यों हुआ? तो यह संयोग की बात नहीं है कि पहले समझ में नहीं आया, अब एक संयोग हो गया कि उसके समझ में आ गया। तो यह पहला विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोविज्ञान तर्क की बात करता है, संयोग की बात नहीं करता है। यदि आप सोचते हो पहले प्रयास मैंने कम किए, नहीं, पहले भी प्रयास अच्छे थे। यदि आप सोचते हो कि इस बार सहित मैंने अभ्यास करवाया, तो यह गलत है, क्योंकि अब बच्चा कुछ वर्षों के बाद उसमें परिपक्वता आ गई, उसका विकास हुआ, जिसकी वजह से अब कॉन्सेप्ट अवधारणा उसके समझ में आ गई। कैसे? एक एग्जांपल और देता हूं। मान लेते हैं जब आप छोटे थे साथियों, यदि आपने हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं, उसमें निबंध भी आप याद करके गए थे। आपने दीपावली का निबंध लिखा तो वो भी आप रट के गए थे, लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ी, अगले कुछ वर्षों के बाद यदि आपको निबंध लिखने की कहा गया तो आप की अवधारणा क्या होगी? विस्तृत हो गई, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो गए? क्लियर हो गए। तो कहने का मतलब आपका विकास हुआ, आपका परिपक्वता आई, इसी वजह से आप उस अवधारणा को, उस निबंध को अच्छी तरह से दे पाए हो। तो बिल्कुल आपके 18 क्वेश्चन का सी विकल्प क्या है? सही।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात 19वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19वें की बात कर रहा हूं। बेसल वर्ष का संबंध, बहुत ही जबरदस्त है ये क्वेश्चन। बेसल वर्ष का संबंध है अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल करना, आयु स्तर के समरूप प्रश्नों को हल करना, या ऊपर के दोनों विकल्प सही है, या फिर बालक की व्यावहारिक क्रियाओं का अध्ययन करना। देखिएगा, 2 वर्षों का उल्लेख हर जगह होता है। एक तो आता है बेसल वर्ष, क्या आता है? बेसल वर्ष। एक आता है टर्मिनल वर्ष, टर्मिनल वर्ष। इन दोनों को जब आप समझोगे तो आप उत्तर निकाल लोगे। बेसल वर्ष क्या होता है? यदि बच्चा 5वीं क्लास का है और बच्चा 6ठी क्लास के प्रश्नों को हल करता है तो वो क्या कहलाता है? बेसल वर्ष। यानी कि अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न हल करना। और टर्मिनल वर्ष क्या होता है? बच्चा 5वीं का है, 3री के सवाल हल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? अपनी नीचे की कक्षा के प्रश्नों को हल नहीं कर पाना, ये क्या? टर्मिनल वर्ष। क्या क्या पूछा जा रहा है? बेसल वर्ष। तो अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल करना, यह विकल्प क्या है? सही है। समान स्तर के प्रश्नों को 5 साल का बच्चा 5 साल के प्रश्नों को हल करना, यह तो नहीं है। और ये दोनों विकल्प एक साथ हो नहीं सकते। और व्यावहारिक क्रियाओं का कोई उल्लेख नहीं होता। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया साथियों? ये बिल्कुल सही हो गया। बेसल वर्ष का संबंध इसी से माना गया है। चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जो आज का जो सेशन चला मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 9 में। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। धारा प्रवाह का संबंध है। धारा प्रवाह शब्द जबरदस्त है साथियों। धारा प्रवाह का संबंध किससे? क्या बीने से है, ब्लूम से है, स्टर्नबर्ग से, या केटल से? एक एक विकल्प पर आप चर्चा कीजिए, उत्तर तक पहुंचेंगे। बीने का संबंध मानसिक परीक्षण से है। इसका मतलब यहां धारा प्रवाह का योगदान नहीं है। ब्लूम का संबंध उद्देश्य से है, यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत। स्टर्नबर्ग का संबंध किससे है? धारा प्रवाह से नहीं है। क्यों? ये तो त्रितंत्र की बात करता है। बुद्धि का त्रितंत्र स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया, तो ये भी गलत। तो धारा प्रवाह का संबंध किससे है साथियों? केटल जो है वो धारा प्रवाह को लेकर चर्चा की है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज मनोविज्ञान की जिन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर मैंने साथियों चर्चा की है, वो वास्तव में ऐसे मानक क्वेश्चन है जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है। बिल्कुल अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिएगा और सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचिएगा। वास्तव में साथियों मैं बिल्कुल इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है, जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन जो आनंद का जो पर्व रहेगा आपके जीवन में, वो उसको देखने की यदि बात करें तो आपसे ज्यादा कोई भी प्रशंसित नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं आपको उपलब्ध मिलेगी। मनोविज्ञान
के कॉन्सेप्ट को यदि आपको क्लियर करना है, मनोविज्ञान विषय पर आपको पकड़ रखनी है, तो इसके लिए सिरजी स्टडी सेंटर उदयपुर का दरवाजा सदैव आपके लिए खुला है। मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। निरंतर अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।